नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज अपन बात करने जा रहे हैं किस पे जीडीसी के पेपर पे जो कैटेगरी 1 का हुआ था, कितने तारीख को हुआ था, 26 दिसंबर को हुआ, 9 से 10 बजे वाले शिफ्ट में। आज उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हम सबके बारे में अपने आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, अब डायरेक्ट आपका टाइम गवाते हुए अब सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे, अपन क्वेश्चन पे जाके बात करेंगे। यहाँ पे दिए हुए 11:14 बराबर है 55:x है। तो यहाँ पे अपन को क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, 11:14 है, उसको मैं 11 बटा क्या लिख सकता हूँ, 14 लिख सकता हूँ। इसके बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं 55 बटा का एक्स। क्या लिख दिया, 55 बटा का एक्स। तो ये देखो गुणनखंड, वज्र गुणनखंड हो जाएगा। 11 से कट गया, कितने बार, 5 बार। एक्स क्या चला जाएगा, एक्स को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 14, क्या चला जाएगा, 14 यहाँ चला जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 5 70। कितना हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 14 5 70। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया बड़ा वो 70 यानी 70। अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। देखिए ये क्या है दोस्तों, जो सीरियल आपको कहीं से अगर पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़ के नाम पे, उस पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। अगर आप उस पीडीएफ में जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर है, मैंने जो यहाँ पे जो इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया, मैंने ये जो पेपर में जो सीरियल था वही सीरियल मैंने रखा है, 9 बजे वाले जो शिफ्ट थी ना सुबह वाले, उसमें। अब देखो ये क्या कर रहा है, सीरीज को पूरा करवा रहा है कि श्रेणी को पूरा करे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 की पावर बढ़ी हुई है। पहले 3 की पावर क्या थी, 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 4 है। तो अब इसके बाद में क्या होगी, 3 की पावर 5 होगी। और 3 की पावर 5 कितना है, तो 81 आ रहा है, 81 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 243। कितना आ जाएगा, 243। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है। बड़ी संख्या का 1/3, छोटी संख्या के 1/3 से 4 अधिक है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी मेरी उनमें मैंने बताया कि जो संख्याएं अनुपात में होती हैं वो हमेशा उनके अकेली नहीं होती, उनके साथ में किसी न किसी की संख्या का गुणा होता है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे 3x मैं x मान के करता हूँ। यहाँ पे ये छोटी संख्या 3x हो गई और बड़ी संख्या क्या हो गई, 4x हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बड़ी संख्या का 1/3, तो ये 4x है, इसका मैंने 1/3 ले लिया, यहाँ पे 1/3 हो गया। अब बोल रहा छोटी संख्या के 1/3 से, अब छोटी संख्या के 1/3 से छोटी संख्या के 3x है, छोटी संख्या क्या है 3x है, इंटू उसका 1/3 से 1/3 से क्या है 4 अधिक है। तो मैंने क्या मान लिया, देखो ये बड़ी संख्या का 1/3 माइनस छोटी संख्या का 1/3 बराबर कितना है, 4 है। 4 तो बोल रहा है 4 अधिक है, तो यहाँ पे मैंने 4 मान लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। जैसे 3 एलसीएम आएगा तो मैं यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा 4x माइनस का 3x। कितना आ जाएगा, 4x माइनस का 3x अपने को प्राप्त हो जाएगा। 3x माइनस का ये आ गया, 4x माइनस 3x बराबर ये एलसीएम जो लिया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है, ये नीचे वाला अलग है। तो 4x माइनस का 3x बराबर 12 प्राप्त होगा। अब देखो 4x में से 3x कम हो जाएगा तो कितना बराबर मिल जाएगा अपने को, 1x मिल जाएगा। तो 1x बराबर कितना हो जाएगा, 12। 1x बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए दोस्तों, अगर 1x का मान गया अपना 12 आ रहा है तो ये बोल रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कहती है अपनी ये थी, तो 12 गुणा अपन क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को 36। क्या मिल जाएगा अपने को, 36 मिल जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी लोगों को समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आ गया, ब्याज पे यानी इंटरेस्ट पे। ये बोल रहा है कि 1000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। देखिए दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका 2 साल का जो अंतर होता है उसका सूत्र होता है, क्या होता है, R²/100। ये सूत्र ध्यान में रखिएगा। आपको अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडीसी की तैयारी और एसएससी और रेलवे की तैयारी में भी ये सूत्र काफ़ी काम आता है। इसको डायरेक्ट अपन ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है ना, कितने प्रतिशत होता है, R²/100% होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे R² की वैल्यू क्या दी, यहाँ R की वैल्यू क्या दी हुई है, 10% दी हुई है अपने को। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और नीचे भी क्या है 100 है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1%। ये क्या है, मूलधन का। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ कितना, 10,000। 10,000 का अपन 1% करेंगे ना, सॉरी 1,000 दिया हुआ, 1,000 का अपन 1% करेंगे तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो बच गया कितना, 10। कितना बच गया, 10 बच गया। तो इस प्रकार से ये आंसर अपन को क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9 और 10 में से अभाज्य संख्याएं चुनें। देखिए दोस्तों, ये मेरे द्वारा इजी क्वेश्चन नहीं लिए गए। जिस प्रकार से जीडीसी का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें जो आए थे ना, वही क्वेश्चन इसमें सेम मैंने यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9 और 10 में से अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, ये तो इजीली है, अपने को पता ही रहता है कि 2 और 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 है। और ये ध्यान रखने लायक बात है, 2 क्या है, सम भी है और प्लस में अभाज्य भी है। ये ओनली एक ही ऐसी संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य। कौन सी है? 2 एक संख्या है, 2 एक ओनली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी होती है। ये चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी है, ये भी क्या है अपने को काम में आती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये बोल रहा है कि यदि एक वर्त एबीसीडी चतुर्भुज की सभी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, एक वर्त बनाया हुआ। क्या बना दिया मैंने? यहाँ पे एक वर्त दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए, अच्छे तरीके से तो नहीं बन पाया, लेकिन इसको मैं, रुको 1 मिनट बना देता हूँ इसको बनाते 1 मिनट रुकिए। आपको वर्त बनाएंगे, ये क्या बन गया है? वर्त मैंने बना दिया यहाँ पे। अब वर्त बनने के बाद में ये क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज है। क्या बना रहा है? एक चतुर्भुज बना रहा है। तो ये अपन ने चतुर्भुज बना दिया। अब ये नहीं, सॉरी 1 मिनट देखिए, ये 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, अभी सही हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से इसने क्वेश्चन में दिया था वो मैं चीज़ यहाँ पे करना चाह रहा था। ये बोला है, देखो त्रिभुज। अभी अपन बात करेंगे, यदि एक वर्त ABCD है, एक वर्त है, ये वर्त क्या दिया हुआ इसके अंदर दिया हुआ, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया कितना, D हो गया। एक चतुर्भुज से भी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, 4 भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है AB। देखिए दोस्तों, अगर आपने एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो यहाँ से कि ये इसको क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये भी यहाँ से टच कर रहा है और यहाँ से टच कर रहा है। अभी अपने जो एडवांस मैथ चलती है उसमें एक थ्योरम है, क्या है, यदि बाहर से किसी बिंदु से किसी वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है? दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो अपन यहाँ क्या इसको देखो, मैं यहाँ से E मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने? E। ये जो टच कर रहा है उस बिंदु को F, और इसको EF G मान लिया, और इसको मैंने मान लिया क्या, G मान लिया, और इसको क्या मान लूँगा, H मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया, H मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है, देखो जहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ABCD, ये तो है अपने चतुर्भुज के कोण है। और इसके अलावा आपको जो दिखाई दे रहा है EFGH, ये क्या है, इनकी स्पर्श बिंदु है। अब देखिए, मैंने आपको प्रमेय अभी जैसे बोल के बताया कि सभी भुजा B से, अगर अपने बाहरी बिंदु है B, इससे वर्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पे AB प्लस CD ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? AB, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, AB प्लस का CD, ठीक है। AB प्लस का CD अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, AB ये है तो AB को क्या लिख सकते हैं अपन, AB को AE प्लस E भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AE प्लस का E भी लिख दिया मैंने। किसको लिख दिया? ये मैंने लिख दिया AB को, प्लस अपना जैसे CD है तो CD को मैं लिख सकता हूँ CG प्लस GD। क्या लिख सकता हूँ? CG प्लस का GD, ठीक है। CD को लिख दिया CG प्लस का GD। अब देखिए दोस्तों, यहाँ AE है, A से E पे डाला गया स्पर्श रेखा, A से E तक खींच गई स्पर्श रेखा, A से H तक खींची गई स्पर्श रेखा के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, A प्लस का H। क्या लिख दिया मैंने इसको? A प्लस का H, ठीक है। इसी प्रकार जैसे EB है तो B से E तक खींची गई स्पर्श रेखा B से F तक खींची गई स्पर्श रेखा के समान है। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, BF लिख दो या F भी लिख दो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं किसी वजह CG।
तो सी से जी पे खींची गई स्पर्शरेखा सी से एफ पर खींची गई स्पर्शरेखा के बराबर, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, सी एफ लिख दिया। अब बात करेंगे इस पे जी डी पे, तो डी से जी पे खींची गई स्पर्शरेखा डी से एच पर खींची गई स्पर्शरेखा के बराबर है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है आपको? अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब देखो मैं क्या इसमें पेड़ बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ए एच, किसका पेड़ बना रहा हूँ मैं इसमें, देखो ए एच है ना, और डी एच, क्या ए एच और डी एच, ये ए एच हो गया और ये डी एच हो गया, और इसके जो इसका पेड़ बना दिया मैंने एफ बी प्लस सी एफ का और ए एच प्लस डी एच का, दोनों का पेड़ मैंने बना दिया। तो ए एच, ये ए एच है और ये डी एच है, ए एच प्लस डी एच करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। क्या मिल गया मेरे को, ए डी। प्लस में जैसे मैं एफ बी प्लस सी एफ करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पे ए बी प्लस सी डी लिखा है तो इसके बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, ए डी प्लस का बी सी मिल जाएगा। आ गया आंसर। अब करेंगे अपन किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यदि ए और बी दो क्रमागत पूर्णांक है तो उनका मैसएफ है, यानी एचसीएम क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था दो क्रमागत संख्या आपस में क्या होती है, सहभाज्य होती है। क्या होती है आपस में, सहभाज्य होती है। ये पेन नहीं चल रहा बराबर, सहभाज्य होती हैं, सहभाज्य होती हैं, सहभाज्य होती हैं। अब सहभाज्य संख्याओं का क्या है, जो हमेशा मैसे क्या होता है इनका, हमेशा मैसे जो होता है यानी एच सी एफ, वो इनका होता है एक। एच सी एफ तो हमेशा एक होता है, और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है इनका गुणा होता है। दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है, जो दोनों संख्या दी हुई है ना अपने को, उनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी दो, अब बोल रहे साहब सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो मैं आप अगर ये जानना चाहते हो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनर्जी, वहाँ पे जाकर एलसीएफ एचसीएफ की जो मैंने पर्सनली स्टार्ट करवाई थी उस टाइम के फर्स्ट 2 चैप्टर देख लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा सहभाज्य संख्या कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, सहभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, यहाँ पे एचसीएफ एक होगा। क्यों ये बात मैंने बोला, सहभाज्य संख्याएं होती है दो क्रमागत पूर्ण संख्या आपस में सहभाज्य संख्याएं होती है, उनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 की राशि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 1305.60 रुपये दिया है। निवेश की अवधि यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्याज अलग दिया और मूलधन जो अपना प्रिंसिपल राशि है वो अलग अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मिश्रधन निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, मिश्रधन। अब मिश्रधन के लिए क्या करूँगा मैं, जो मूलधन और ये जो इसका इंटरेस्ट आया दोनों को क्या ऐड कर दूंगा। 16,000 में 1,305 करूँगा तो 7,305.60, ये तो आ गया मेरा, क्या आ गया, मिश्रधन। अब यहाँ पे क्या है मेरे को पास में, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मेरे को, यहाँ पर दिया हुआ मेरे को ये मिश्रधन बटा मूलधन। अब देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि 100 प्लस का आर, क्या है 100 प्लस का आर बटा का 100, ये क्या होता है, ये होता है मिश्रधन निकालने के, चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन निकालने का सूत्र। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 100 प्लस आर है ना, तो मेरे को आर दिया हुआ कितना 4%, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 104। क्या कर दिया मैंने, 104 कर दिया यहाँ पे। अब जैसे मैं 104 करूँगा उसके बाद में मैं यहाँ पे बटा में 100 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। तो ये होगा 104 बटा के 100। यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा था, टाइम पीरियड मैंने मान दिया टी, ठीक है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे 1 दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 0 यहाँ पे लगा दूंगा, लगा दी मैंने एक्स्ट्रा में 1 0, अभी यहाँ 1 0 लगा दी। अब देखेंगे यहाँ पे कितनी 0 हो गई, नीचे 4 0 हो गई और यहाँ पे 2 0 है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो यहाँ पे अंदाजा लगाओगे आप, मतलब दिमाग लगाना है आपको कि 2 0 को स्क्वायर करने पे 4 0 प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। और इसका भी अपने यहाँ मतलब 2 0 से या 4 0 आ रहे तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे टी का मान क्या होगा, 2 होगा। लेकिन मैं इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे 2 0 से 4 0, तो यहाँ पे मेरे का टारगेट है मेरा 16 उठाना है। यहाँ पे 16 का मैं इसमें भाग दे दूंगा, एक बार गया, और यहाँ इसके आगे 4 0 इसकी जो दी हुई है ना वो अपन ने लिख ली है, ठीक है। अब 16 से मैं इसमें भाग दूंगा तो कितने पर जाएगा, देखो 16 5 16 चौको 64, 4 पर गया, बच गया 9 90, 16 5 80, बच गई कितने 5 55, 16 दिया 48, बच गए 7, कितना हुआ 16 कम 16, 16 चौको 64,
बच गए कितने 9 90 16 पाँचों 80 बच गए कितने 10 105 होता ना। 16 16 96 ये 3 की जगह क्या आएगा 3 नहीं आएगा, ये 3 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। 3 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। तो देखिए ये आ गया 6। ठीक है 16 96 96 बच गए कितने 4 बच गए, 4 बच गए ना। जैसे 4 देखो 16 4 बच गए क्या, 4 से थोड़े बचेंगे, 4 से ज़्यादा बचेंगे ना। 16 16 चौको 64 बच गए कितने 9 90 16 5 80 बच गए 10 105 16 96 96 बच गए कितने 9, और 9 बच गए फिर 6 के पास में चले जाएंगे। ये दशमलव तो अपन ने क्या कर दिया 28 दिया, तो ये हो जाएंगे 16 96 96 यानी 4566 हो जाएगा। अब नीचे क्या आ जाएगा मेरे को, नीचे मेरे को प्राप्त हो जाएगा, नीचे मेरे को मिल जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया यहाँ पे 1 0 अपन यहाँ पे 1 लगाना भूल गए। क्या हो गया 1 लगाना अपन ने क्या कर दिया, देखो गलती हो गई ना यहाँ पे। इसीलिए मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने को कि एक एक चीज़ की और इसी की वजह से पूरी अपने क्या हो गई कैलकुलेशन खराब हो गई। तो देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है, यहाँ पे एक अपन ने लिखना छोड़ दिया। तो देखो 16 एकम 16 1 हो गया, बच गया कितना 13, 1 बच गए थे, 1 को 13 के पास पूरा नहीं जाता, तो उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया 103 कर दिया, उसको कितना कर दिया अपन ने 130 कर दिया, सॉरी 130 कर दिया। तो कितना हो जाता है 16 8 128 हो जाता है। और ये बाद में क्या होगा 16 एकम कितना होगा 16 एकम 16 और 16 से 96। तो इस प्रकार से अपने को ये मान है, नीचे नीचे 4 0 है अपने पास में, ऊपर ने ये मान प्राप्त होगा। ये मान किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है 104/100 के बराबर, 104/100 के बराबर हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है टी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे टी है, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है अभी देखिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे ये मैंने आपको, अगर आपको आपने मेरा वीडियो देखा होगा संख्या पद्धति का, तो उस टाइम मैंने पढ़ाया था कि आप अगर डायरेक्ट 100 से बड़ी मतलब 125 तक की संख्याएं उनका वर्ग कैसे निकालोगे। देखिए दोस्तों अब वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें क्या अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए अभी यहाँ पे काम है। 2 0 है तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को 4 0 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है अभी 104 है, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था 104 है, इसका अपने को स्क्वायर करने के लिए बोलेंगे तो 100 से क्या है 4 ज़्यादा है, तो 4 में इसमें जोड़ दूंगा, 104 में 4 और जोड़ूंगा तो 108 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया मेरे को 108 प्राप्त हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 तो 16 लिख दिया। तो इस प्रकार से 104/100 का क्या है ये स्क्वायर है। तो अपने टी का मान क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे 2 वर्ष प्राप्त हो गया। आ गया देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्ट का था, और इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैलकुलेशन था दशमलव में था, इसलिए इसका क्या हो गया सोल्यूशन अपना लंबा हो गया, और अपने ऐसे एक बार इसमें क्या हो गई एरर हो गई। ठीक है तो एरर भी आपको देखो यहाँ से अगर एरर हो गई तो आप भी ध्यान में रखोगे कि सर से भी एरर हो गई थी, तो अपने भी इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है अब बात करेंगे इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका है इंटरेस्ट का ही है, मानी ब्याज का दिया हुआ है। यहाँ पे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 500 रुपये है, और कितने वर्षों में बढ़कर देखिए यहाँ पे अपने को मिश्रधन ऐड करने की जरूरत नहीं, मिश्रधन इन्होंने क्या दिया ऑलरेडी अपने को दिया हुआ 521.25 है। अब बात क्या है अपने पास में ये है मूलधन। अब मैं उसी तरीके से ये भी सेम उसी तरीके से होगा, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो वो तरीका आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो वहाँ पर मैंने 100+R किया था बटा 100 किया था, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे 100+R नहीं लिख रहा है, R 5 है तो यहाँ 100+5 करो तो इस 5 हो जाएगा। अब टी टाइम पहुँच ही रहा है यहाँ अपने से, तो देखो यहाँ पे टी टाइम अपन ने कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर 100 है, क्या दिया 100। अब देखो यहाँ से मैं दशमलव ऊपर वाला जो क्या है यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को दशमलव दिया, दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ पे 2 0 और लगा दूंगा, तो नीचे फिर वापस कितनी जीरो हो जाएंगी 4 0 हो जाएंगे। अब 4 0 हो जाएंगे तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 का स्क्वायर हो जाता है, यानी ये 2 0 का स्क्वायर है, तो मेरे को यहाँ से हटाना 5 का मैं क्या कर दूँगा उसमें भाग दूंगा, 5 एकम 5 5 एकम 5, और फिर भाग नहीं जा रहा इसके अंदर, तो मैंने क्या कर दी 0 उतार दी, और फिर 5 दूनी यानी ये अपने को प्राप्त हो गए यहाँ पे, ये अपने को यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक है नीचे 4 0 है, और ये 105/100 प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में बताया था कि 2 0 से 4 0 हो गया, यानी स्क्वायर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है में भी ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 105 का मैं जैसे स्क्वायर करूँगा तो 105 100 से 5 ज़्यादा है, तो इसमें 5 जोड़ दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 110, और 5 का स्क्वायर 25, तो कन्फर्म हो गया कि ये स्क्वायर ये 105/100 का स्क्वायर क्या है ये संख्या है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करें किस पे
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, किंतु वो 25 अंकों से क्या हो जाता है, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 25 अंकों से क्या है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। 44% अंक प्राप्त करने वाले छात्र की उत्तीर्णांक से, देखिए दोस्तों वो क्या कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है। कितने प्रतिशत कर रहा है, 30% अंक प्राप्त कर रहा है। उसके बावजूद भी उसके अंक कितने कम पड़ रहे हैं, माइनस में, मतलब 25 हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है बाद में दूसरा जो छात्र 44% अंक प्राप्त करने वाले छात्र को, अभी एक दूसरा छात्र है, वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है, वो प्राप्त कर कितने, 44%। उसको कितने अधिकतम मिल रहे हैं, 10। उसको क्या मिल रहा है, अधिकतम 10 अंक मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका प्रतिशत है, इसका जो प्रतिशत है उसमें अंतर कितने का आ रहा है, 14% का। कितने का अंतर आ रहा है, 14% का। अब 14% तो कितने बराबर है, ये तो क्या है, माइनस का है, और ये प्लस का है, तो कितने का हो जाएगा, टोटल अंतर इनमें 35 का हो जाएगा। जब 14% का मान 35 दिया हुआ है ना, तो देखो एकाकी नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एकाकी नियम क्या होता है, जिसका मान अपने को क्या होता है, ज्ञात करना होता है। तो देखिए यहाँ पे अपने को किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना अपने को अधिकतम अंक ज्ञात करवाना। अधिकतम कितने होते हैं, 100% होते हैं, तो अपने को 100% का मान तो यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया हुआ कि मान कितने का दिया है, 14 का दिया है। कितने का दिया है, 14 का, और दिया हुआ मान कितना है, 35 है। तो ये एक है कि नियम अपन ने यूज कर लिया। 7 दूनी का 14 हो जाता है, 7 5 35 हो जाता है। ये हो गया 502 से इसको काट दूंगा कितने बार, 50 बार। तो 50 × 5 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 250। कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 250 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 250 आ जाएगा। अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80% के समतुल्य नहीं है। इनमें से क्या 80% के समतुल्य नहीं है। तो देखो 80 जो प्रतिशत है उसको किस किस प्रकार से लिखा जाता है, डायरेक्ट रूप से ये है, पर इसने यहाँ पे जो हिंदी वर्ड यूज कर लिया ना, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन अपने को क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन देखने के बाद में अपना क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। 80% है, उसको 80/100 लिख सकता हूँ। अब जैसे 80/100 लिखूंगा उसको, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, 20 से 4 बार हो गया, ये कितने बार हो गया, 4 बार हो गया, ये 5 हो गया। तो ये तो देखो ये इस प्रकार का जो आंसर आ रहा है एक तो ये है। और जो तीसरा आंसर है, तीसरा ऑप्शन है, वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या, तीसरा ऑप्शन को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको जो डिवाइडेशन करने के बाद 4/5 आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करें 0.8 की, किसकी, 0.8 की बात करेंगे। तो 0.8 की जैसे अपन बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, 80 था। क्या था यहाँ पे, 80 था। और जैसे यहाँ पे 80 था, उसके बटा में क्या दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। तो मैं यहाँ 2 अंक छोड़ी दशमलव लगाऊंगा, तो यहाँ पे दशमलव लगेगी। तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 0.8 होगा। जब 0.8 भी इसका लिख सकते हैं, इसको 4/5 में लिख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है, और इसको 80/100 लिख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे जो 2 अंकों पे दशमलव लगी है ना, ये इस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करा। मैं इस तरीके से अपन इसको नहीं लिख सकते। तो अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th नंबर का हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, और उनके आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 3:5। आयतनों का अनुपात भी सेम है, और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी सेम है। तो देखिए इनके जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है πr²h। कितना होता है, πr²h होता है। ठीक है, ये πr²h होता है इनके जो आयतनों का अनुपात। लेकिन अपन यहाँ पे देखो पाई कॉन्स्टेंट है, तो पाई में तो कोई अपन छिड़कानी इन्होंने करेंगे ही नहीं, पाई में छिड़कानी नहीं करेंगे ना अपन। तो यहाँ से इसके सूत्र का उपयोग करते हुए अपन करेंगे, पाई को लिखेंगे नहीं, क्यों, बेलनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे छोड़ देंगे पाई को। अब बात करेंगे r²। यहाँ पे पहला जो दिया है उसकी त्रिज्या दी हुई है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9h आ जाएगा एक का। तो जो h1 मान लूँगा इसको मैं, और दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25h, तो उसको मैं 2 मान लूँगा, यानी h2 मान लूँगा। इस प्रकार से अब बात करें इनके आयतनों, ये तो आयतन आ गए, इनका अनुपात कितना दिया हुआ, 3:5 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से काटूंगा तो ये 3 से 3 बार कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 बार कैंसिल। तो मेरे को h1 क्या, h1 बटा का h2 जैसे करूँगा मैं, ठीक है, तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, 3:5 प्राप्त होगा। सॉरी 3:5 नहीं प्राप्त होगा, मेरे को प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे को, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 तो चला जाएगा यहाँ पर, और वो 3 नीचे आ जाएगा, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 5:3। क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 5:3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 3rd नंबर का, 5:3। अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य 9 दिन में पूरा हो सकता था, लेकिन जब कार्य, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ ना ये डिब्बा ये का काम कर रहा है। एक कार्य 9 दिन में पूरा हो सकता था, लेकिन जब कार्य करने के लिए 10 व्यक्ति अधिक लगाए गए तो वह 3 दिन पहले ही पूरा हो गया।
उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो मूल रूप से कार्य कर रहे हैं। देखिए 9 दिन में हो रहा था, तो पहले मूल रूप से कार्य तो मैंने उनको मान लिया, मैंने एक्स व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति थे तो कितने दिन में हो रहा था, 9 दिन में हो रहा था। अब ये 9 दिन में हो रहा था, तो अभी क्या करेंगे अपन, ये करेंगे कि एक्स प्लस मतलब 10 व्यक्ति और लगा दिए, तो अभी व्यक्ति कितने हो गए, एक्स प्लस का 10 हो गए। अब जैसे व्यक्ति एक्स प्लस का 10 हो गए तो कितने हो गए, ये 3 दिन पहले पूरा हो गया, यानी 3 दिन पहले यानी 6 दिन में हो गया। अभी इसको जो कैलकुलेशन कर लो, 9x इधर दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ 6 को, इस तरह एक्स करूँगा 6x हो जाएगा, 9x में 6x गया तो कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, बराबर 6 को इससे करूँगा तो 60x आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। तो x 3x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर इसको काट दूंगा तो 20 प्राप्त हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, x की वैल्यू मेरे को मिलेगी 20, यानी x का मान कितना आ गया 20। x का मान थे अपने प्रारंभिक व्यक्ति कितने थे, तो प्रारंभिक व्यक्ति कितने थे, ये अपना आंसर आ गया 20। अब बात करते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। किसका है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो ये दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 से 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 10/3 माइनस यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, 3 दूनी 6, इसको लिख सकता हूँ 2 से 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 7/3 माइनस इसको लिख सकता हूँ 2/3। देखिए दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे हर क्या समान दिया हो तो अंश में बात करेंगे, पर अंश में 7 में से दोगे तो 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसके बराबर इसमें जो भाग दिए हो ना यहाँ पे, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, डायरेक्ट सीधा क्रॉस गुणा लिख दूंगा, गुणा यानी 1/m, 1/m बराबर 2, 1/m बराबर 2 लिख दिया मैंने इसको गुणा, तो जो भाग में था उसको 1/m कर दिया। यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट है इसका मान तो मैंने क्या लिख दिया, 5/3 लिख दिया यहाँ पे। तो देखो फिर यहाँ पे 10/3 माइनस 5/3 करूँगा तो आर दोनों में समान है, तो 10 माइनस 5 करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मेरे को, 5/3 प्राप्त हो जाएगा। 5/3 तो मेरे को प्राप्त होगा क्या, यहाँ पे 5/3 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए ये जो पूरा मान दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ इसमें, ये दिया हुआ पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये जो मान दिया हुआ ना ये पूरा, ये किसके दिया अंदर दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर है। और इसके सबके गुणा में 1/m, तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, गुणा में 1/m कर दिया, ठीक है। 1/m मैंने गुणा कर दिया, इसके बराबर क्या दिया हुआ मेरे को 2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से अभी अपने इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ये तो इजीली हो जाएगा कि m बराबर क्या हो जाएगा, यानी m बराबर क्या होगा। तो देखो m बराबर क्या होगा, अब बात करेंगे m बराबर क्या होगा। तो m बराबर के लिए अपने यहाँ से देखो m चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, m चला जाएगा यहाँ पे, m चला जाएगा 2 की जगह और 2 आ जाएगी इधर, तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 5/6। इसका आंसर क्या मिल गया अपने को, 5/6 मिल गया। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 से 50 तक की संख्या में कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 है। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक में एक तो 1 आता है और एक 9 आता है, जिसका इकाई यहाँ पे इकाई अंक की बात कर रहा है ना, कि कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 और 9 है। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया और एक 9 आ गया, ठीक है। अब बात करें उसके बाद 11 आएगा और उसके बाद 19 आएगा। इस प्रकार से देखो ये तो हो गया 10 वाले सेट में, ये हो गया 20 वाले सेट में, तो इसी प्रकार से 30 वाले सेट में भी आएगा, 40 वाले में भी आएगा और 50 वाले में भी आएगा, ठीक है। तो उन्होंने सब में 2-2 आएंगे। बात करें इस 50 तक की, 2 इसमें आएंगे, 2 तो इसमें आएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी अपने पास में कितनी संख्याएं हैं, पूरी अपने पास में संख्याएं कितनी, 50। कितनी संख्या है अपने पास में, 50 संख्या है। 50 में से 10 आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 10 आएंगे। मतलब कितने अपने पास में ऐसे कितनी संख्याएं हो जाएंगी जिनके इकाई अंक 1 और 9, तो इतनी संख्याएं हो जाएंगी अपने पास में 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। तो देखो 10 कितनी संख्याओं में से, 50 संख्याओं में से गुणा कितना हो जाएगा, प्रतिशत की बात कर रहा था, 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो देखो 50 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा, 20%, यानी 20% संख्याएं ऐसी होंगी जिनके इकाई का अंक कितना होगा, 1 और 9 होगा। तो देखो अब बात करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बानू और चारू किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, जबकि अन्नू, बानू और चारू उसी काम को 17.5 दिनों में कर सकते हैं। तो अन्नू अकेले, देखिए पहले तो क्या था, बानू और चारू, क्या था पहले, बानू और चारू कर रहे थे काम को, बानू और चारू कर रहे थे कितने दिनों में, 35 दिनों में। लेकिन जब अब क्या है, अन्नू और जेड कर ली इन्होंने, 3 हो गए अभी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे ना, क्या
टाइम वर्क, तो उसमें अपने को मिलेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो 17.5 को मैं लिख सकता हूँ 35/2, क्या लिख सकता हूँ इसको 35/2। तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा 2/35, एक दिन का काम क्या हो जाएगा 2/35 हो जाएगा, तीनों को मिल गए। ये तो हो गए तीनों को जोड़ के। इसका कर देंगे अपन माइनस, माइनस करेंगे तो मैं 2 का मिल के कितना हो जाएगा, एक दिन का 35 काम 1/35 हो जाएगा एक दिन का इनकाम। तो 2/35 माइनस का 1/35 करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 1/35। यानी अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे मैं इनको लिख सकता हूँ, ये तो देख यहाँ जो 2/35 है ये तो तीनों का मिलकर है काम एक दिन का, और 1/35 क्या है दोनों का मिलकर काम, दोनों को एक साथ मिलकर जो काम किया किसने, बानू और चारू ने, वो तो एक दिन का 1/35। और अन्नू बानू और चारू ने मिलकर जो किया है वो क्या है 2/35, क्या है 2/35। अब तीनों के काम में से दोनों काम अब मैं कम कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अकेले अन्नू को काम मिल जाएगा। किसका काम मिल जाएगा, अकेला मेरे को अन्नू का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अकेले अन्नू को काम अपने को मिल गया। एक दिन का 1/35 है, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 35 दिन में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 दिन हो जाएगा। अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल। देखिए दोस्तों, मैं क्या मानूंगा, मैंने मान ली धारा जो है उसकी तो मैंने मान ली स्पीड d है, ठीक है, और नाव की मैंने मान ली n। अब बात करेंगे क्या धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो धारा की भी स्पीड बढ़ जाए, धारा प्लस नाव दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक तरफ जा रहे हैं दोनों, तो वो तो क्या है u किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब बात करेंगे धारा की विपरीत दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में आदमी तभी मतलब नाव तभी चल पाएगी जब नाव की स्पीड क्या हो ज़्यादा, तो नाव की स्पीड में से अपन क्या कर देंगे, धारा की स्पीड कम कर देंगे, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को v प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है शांत जल में। अब शांत जल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास में 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई है, क्या हो गई, 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन से सोल्व करके जो धारा की स्पीड अगर कैंसिल कर दूँ तो मेरे को शांत जल में नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इनको क्या कर दिया, दोनों जो समीकरण है ना 1+2 कर दिया। 1+2 में जैसे किया तो मेरा डी से डी कैंसिल हो गया, तो मेरे को प्राप्त हो गया 2n बराबर प्राप्त हो गया मेरे को u प्लस का v। कितना प्राप्त हो गया, u प्लस का v प्राप्त हो गया। तो n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, n बराबर हो जाएगा 1/2। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 u प्लस का v। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 u प्लस का v मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या दिया है, 161 दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने एचसीएफ का जो पढ़ाया था आपको उस टाइम बताया कि 2 अभाज्य संख्याएं क्या होती है, आपस में सहभाज्य होती है। 2 अभाज्य संख्याएं भी क्या होती है, आपस में सहभाज्य होती हैं। ये भी क्या होती है, आपस में सहभाज्य होती हैं। 2 अभाज्य संख्याएं भी आपस में क्या होती है, सहभाज्य होती हैं। अब जैसे ये सहभाज्य होंगी तो इनका एलसीएम तो इनका खुद का गुणा हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाता है, इनका खुद का गुणा हो जाता है, जो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में पिछला जो क्वेश्चन, और उनका जो एलसीएम तो गुणा हो जाता है और एचसीएफ क्या हो जाता है, उनका 1 हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याओं का, तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है 161, मतलब 161 उन दोनों संख्याओं क्या होगा, गुणा होगा। तो अब ऐसी संख्याएं क्या होंगी, इसकी क्या होंगी, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 100 मतलब इसके गुणनखंड देखेंगे। अब गुणनखंड देखने के लिए इसका गुणनखंड क्या होगा, इसमें 7 का क्या जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 23 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 23 बार जा रहा है, इसमें 7 का भाग, यानी 7 गुणा 23। देखो 7वीं अभाज्य और 23वीं अभाज्य संख्या है, तो दोनों संख्याएं कौन सी हो गई, 7 और 23 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब उनके वर्गों का अंतर की बात कर रहा है, तो 23 का वर्ग होता है, कितना होता है, 529। कितना होता है, 529 होता है। किसका वर्ग होता है, 529। 529 वर्ग होता है किसका, 529 वर्ग होता है 23 का, हो गया 529। इसमें से अपन को क्या करना, माइनस करना, कितना माइनस करना है, 49, 7 का 49। जैसे इसमें से अपन 49 माइनस किया तो अपन को क्या प्राप्त हो गया, 480 प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 480। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश कोई सफर 10 घंटे में पूरा करता है। क्या आकाश कोई सफर 10 घंटे में पूरा करता है, वह सफर का आधा हिस्सा तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। उसके कुल सफर का किलोमीटर कितना है, इसका पता लगाना है। मतलब उसका सफर जो किया है उसका किलोमीटर कितना है। तो देखिए मेरे को यहाँ जाने की स्पीड, मतलब इन्होंने आधी स्पीड अलग दी हुई है और आधे हिस्से की स्पीड अलग दी हुई है। तो पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी।
औसत स्पीड, तो उसके सूत्र है 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल, तो दोनों चाल है, एक तो 21 है और एक क्या है 24 है, एक 21 है और एक क्या है 24 है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, अपन यहाँ पे कर देंगे 24, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे, और नीचे आ जाए 2 गुणा दोनों चालों गुणनफल, नीचे आ जाए दोनों चालों का योगफल, यानी 21 प्लस 24 करूँगा तो 45 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो राशि कट रही है 7 से 3 से कट रही है 5, और ये कितनी बार कट रही है 3 से 7 बार। तो अगर अपन इनको कैलकुलेशन करेंगे, इनको अपन अगर कैलकुलेटिव करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 7 दूनी का ये तो आ गए 14, ये तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 24 क्या हुआ, 14 गुणा 24 बटा का 5, 14 गुणा 24 बटा का 5 अपने को मिल रहा है अभी। तो जैसे अपन इसको आगे करेंगे, 14 से 14 चौको 56 6 आ गया, 14 चौको 56 6 आ गया, और ये 14 दूना 28 और 5 33 यानी 336 बटा का 5 प्राप्त हो जाएगा। 336 बटा का 5 अपने को मिल गया। अब 336 बटा का 5 जैसे अपने को मिल गया, अब क्या है कि ये तो मिल गई अपने को स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड मिल गई। ये क्या मिल गई अपने को, एवरेज स्पीड मिल गई, ठीक है। ये अपने को एवरेज स्पीड मिल गई। अब बोल रहा है कि वो जो आकाश में कोई सफर 10 घंटे में तय कर रहा है, तो इसमें टोटल कितना लग रहा है उसको, 10 घंटा लग रहा है। सॉरी, यहाँ से 3 से 7 बार कट रहा है, तो 45 15 बार कट रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 15 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 15 आएगा। और देखो 15 फिर इसको 5 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट रहा है 3 8 और ये 5 बार। अब जैसे ये कटेगा तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना 112 बटा का 5, ठीक है। अब 112 बटा के 5 लिख दिया अपन ने। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसको 10 घंटे लगते हैं सफर तय करने में, ये एवरेज स्पीड से चलेगा तो इसको कितना लगेगा 10 घंटे। 5 से 8 2 बार 10 से गुणा कर दिया अपन 5 से, तो 112 गुणा का 2 प्राप्त होगा। 112 गुणा 2 करेंगे तो 224, तो इसका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को 224 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका मान a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये मान अपने को, अब जैसे अपने को यहाँ पे वैल्यू दी हुई है a प्लस बी, तो दी इतना कितना दिया हुआ अपने को 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 36 मतलब 6 दिया है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 36 हो जाएगा। इसके बाद अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना, इसका मान अपने को नहीं ज्ञात करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसको मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे जो 2AB प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ पे AB प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है अपने को, कितनी दी हुई है 11, तो यहाँ पे 2 इंटू मैंने क्या कर दिया 11। अब देखिए इसको, जैसे इसको मैं इधर यहाँ पे लेके जाऊँगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में से 22 माइनस करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 36 में से जैसे ही मैं 22 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 14 किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने को, और लाइक शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अपने यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये GDC के पेपर अपन क्या करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखो ये दिया हुआ अपने को, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद में यहाँ जगह कम होने बोर्ड पे इसको मैं मिटा दूंगा और नेक्स्ट इसकी प्रोसेस करूँगा। मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आपको मिल गई, यहाँ पे 14 मिल गई, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अब अपन यहाँ पे किसका काम करेंगे, अब अपन यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ABC बराबर क्या होता है, बराबर होता है ABC, ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा। इसके बाद में होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस AB
माइनस बी सी और माइनस का सी ए, ठीक है, ये अपने को मिलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपना देखो यहाँ पे अपने को ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपन निकाल रखी है यहाँ पे 14 है, और ये ए बी यहाँ से अगर मैं माइनस को मान लूँगा तो यहाँ पे ए बी बन जाएगा, ये प्लस का बी सी हो जाएगा, प्लस का सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू भी अपने को पता है, तो अब ये सभी वैल्यू अपने को ज्ञात है। तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ से वो स्क्रीन से मैं फिर वापस मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इनका वैल्यू रखूँगा। तो देखो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, अभी वैल्यू अपने यहाँ पे रख रहे हैं, देखो अभी इसमें वैल्यू रखूँगा तो मैं रखूँगा ए प्लस बी की 6 गुणा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी अपने, 14 आई थी, 14 रख दी मैंने यहाँ पे। माइनस में ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है 11 है, 14 में से 11 करूँगा तो कितना जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। 6 को गुणा 3 से करूँगा तो 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, 18 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना, 14:11 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कुल संख्या की कितनी प्रतिशत होगी। यहाँ पे लड़कों की संख्या तो दी हुई 14 अनुपात दिया, और यहाँ पे लड़कियों का 11 अनुपात दिया, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, अनुपात 25 हो जाएगा। ये बोल रहा लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना, 14 अनुपात है। अब यहाँ पे प्रतिशत में ज्ञात करवाते, इसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। 25 चौगु 100 हो जाता है, और 14 चौगु 56, यानी 56% हो जाएगी। लड़कों की संख्या टोटल की कितनी हो जाएगी, 56% हो जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे टोटल के लिए इन दोनों का अनुपात जोड़ दिया और ये सीधा इसको निकाल दिया बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ, यदि 80 मीटर ऊंचे किनारे से किसी वस्तु का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है, तो मीनार से वस्तु की दूरी। देखो यहाँ मैंने ये इस कंडीशन में क्या होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं बहुत सारे। ये मैंने ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, ये जो मैंने यहाँ पे बना दी, ये क्या बना दी, मीनार बना दी। और यहाँ बोल रहा है जो अवनमन कोण, यहाँ देखो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, कितने का बनेगा, 45, तो यहाँ उन्नयन कोण भी 45 का ही बनेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा यहाँ पे, तो ये भी कितने का बनेगा, 45 का ही बनेगा, और ये भी 45 का ही है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर जब ये अपने एडवांस मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पता लगेगा वहाँ पे कि यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री दोनों जगह क्या है, कोण समान दिए हैं, तो दोनों जगह की संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर यहाँ अपन ने x मान ली ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इनके सामने की क्या हो जाएगी, इनकी √2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट का 2x हो जाएगी। इनका जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है ना, उसके सामने की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, रूट का 2x हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, इतनी सारी अपन को समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर वो आप समझना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस मैथमेटिक्स, उसके अंदर ये क्या है, अंकगणित का ही है, सॉरी नहीं एडवांस का है, ये एडवांस में भी चलता है, अंकगणित में दोनों जगह ये आता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने, मीनार की ऊंचाई। अब मैंने आपको जब पता है कि अगर इसकी ऊंचाई x है तो इसकी ऊंचाई भी x ही होगी, तो यहाँ पे जो ये x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मैं मान कितना दिया हुआ, मीनार की ऊंचाई का 80 मीटर ऊंचा है। अब ये पूछ रहा है तो मीनार से वस्तु की दूरी, तो यहाँ कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है वस्तु, ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तो ये जो मीनार है ना, इससे इस वस्तु की दूरी, यानी ये कुल मिला के इससे x की बात हो रही है, तो इस x के मान में कितना हो जाएगा, 80। क्यों, दोनों जगह 45 डिग्री का कोण ये बना रहा है, इसलिए दोनों जगह क्या हो जाएगा, मान 80 हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 2 सेमी की त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए गए। देखिए दोस्तों, गोला जो होता है उसका होता है सूत्र, क्या होता है उसका सूत्र होता है 4/3। मतलब मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रॉय करके कोई नई चीज़ का निर्माण जब करते हैं अपन, किस पे बात करते हैं अपन, आयतन में बात करते हैं। आयतन का गोले का जो सूत्र होता है 4/3 πr³ होता है। कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। ये तो हो गया सूत्र अपना। अब अपन क्या बात करेंगे, देखो अब अपन बात करेंगे ना, ये छोटा गोले और बड़े गोले की बात हो रही है, इसलिए मैं ये यहाँ जो आर लिखा है इसको क्या करूँगा, मैं कैपिटल वाला आर लिख दूँ, ताकि पता रहेगा मूल आर की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे बराबर लगा के आयतन, भाई इस पुराने गोले और जितने नए गोले बनेंगे उनका मिलाकर सबका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी 4/3 पाई, इसको मैं मान लूँगा स्मॉल में r, और इसको n से गुणा कर दूंगा। क्या बोल रहा है, छोटे गोलों की संख्या, तो छोटे के गोले मैंने मान लिए n मान लिए भाई। तो यहाँ पे देखो 4/3
और ये पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात किस पे हो रही है, आर पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा गोला है मतलब पुराना, उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई 8 सेमी, तो 8 का क्यूब करूँगा तो मैं क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 512। क्या मिल जाएगा मेरे को 512 मिल जाएगा। इसके बराबर अब जैसे छोटा वाला की त्रिज्या कितनी 2, तो उसका मिल जाएगा मेरे को 8, क्रॉस का एन कर दूंगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस का एन हो जाएगा। तो यहाँ से 8 से इसको काट दो, कितने बार 64, तो 64 किसका मान प्राप्त होगा, एन का। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 64, यानी 64 क्या होंगे, छोटे गोले होंगे जो मिलकर बड़े बड़े गोले का निर्माण करते हैं, या बड़े जो बड़ा गोला है उसको पिघलाकर छोटा गोला बनाते हैं। तो कितने गोले बनेंगे छोटे, 64। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ है, एक्स कोस वाई। इसको क्या लिखा हुआ है इसने, इसको लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स की जगह 9 मान लो आप, और इसके बाद में वाई की जगह 11 मान लो, तो प्राप्त हो जाएगा ना कितना, 81, 9 का मान प्लस 121, प्लस 121 हो जाएगा ना, माइनस का 99, माइनस कितना हो जाएगा 11 को 19 से 99 हो जाएगा। तो इसका अपन सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, ये प्राप्त हो रहा है 202 में से 100 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा 102, और 102 तो 100 तो मैंने ज़्यादा कम कर दिया ना, तो एक कम और कम करूँगा तो 102 और 1 103 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 103, यानी 100 कम करता था 102 प्राप्त होता, लेकिन कम तो मेरे को 99 करना है ना, भाई कम तो मेरे को 99 करना है। तो 100 से जो ज़्यादा कम किया उसको एक बार फिर वापस कम में ज़्यादा घटा दिया तो उसको वापस जोड़ दूँगा, तो 103 अपने को मिल जाएगा। अब बात करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 85 है, बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 96 है, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108 है। तो ये कमान देखिए यहाँ पे जो तीनों वैल्यू दी हुई है ना मेरे को, इनको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा पहले। तो मेरे को जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ कितना प्राप्त, 289 प्राप्त हो जाएगा मेरे को। मैं इनको एक साथ जोड़ दूंगा, 108, 96 और 85 जोड़ूंगा तो मेरे को 289 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार ए इसका इधर से मैं हटा दूंगा, वर्गमूल कर दूंगा, तो ए प्लस बी प्लस का सी बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 17 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा बराबर मेरे को 17 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 17 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 17 आ गई अपने को। अब ज्ञात क्या करवा रहा है, ए का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो पहला जो समीकरण दिया इसमें मैं 17 रख दूंगा, तो ए इंटू 17 बराबर क्या हो जाएगा 85 हो रहा है। क्या हो रहा है 85, तो 17 5 85, 17 5 85। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर प्राप्त हो रहा है मेरे को 5। क्या प्राप्त हो रहा है, ए बराबर मेरे को 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया अपने को, 5 मिल गया। अब बात करो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करने में कितना लगता है, 2 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को, मतलब दूरी सेम है यहाँ पे, यहाँ क्या है दूरी सेम है। तो यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दूरी चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या सूत्र होता है, दूरी बटा का समय, चाल बराबर। तो देखो यहाँ पे तो अपन क्या निकालना, दूरी समान है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू सम हो जाएगा। तो दूरी बराबर 4 इंटू सम हो जाएगा। तो मैंने दूरी को डी मान लिया यहाँ पे 4 क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको गुणा कर दूँ किससे, समय 2 से 1/4, मतलब मैंने क्या कर दिया इसको भी घंटे में चेंज कर रहा हूँ, 15 मिनट को 2 से 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा 9/4, 4 से 4 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ जाएगी 9 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी दूरी, 9 किलोमीटर आ जाएगी। अब जैसे दूरी 9 किलोमीटर आ गई, अब ये बोल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को तय करने में 9 किलोमीटर दूरी है। अब क्या ज्ञात करा समय, तो देखो ये जो आपको स्क्रीन पर सूत्र दिख रहा है चाल का, उससे अपन समय का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बटा का चाल हो जाएगा। दूरी कितनी है 9, और यहाँ पे चाल कितनी है इसकी 18, तो 9/18 हो जाएगा, यानी 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, मतलब 1/2 घंटा हो जाएगा। 1/2 घंटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 घंटा को अपन लिख सकते हैं कितना, 30 मिनट में। मिनट में लिखेंगे तो उसको क्या लिख देंगे, 30 मिनट लिख देंगे 1/2 घंटे को। अब बात करें आज का लास्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन था, 100 नंबर का।
इनमें से कौन सा अंश सबसे छोटा है। देखिए मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तब आपको मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या करते हैं उसको ज्ञात कैसे करते हैं ये अब मैंने आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और ये 7/5 है और ये 7/2 है। देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा अंश सबसे छोटा है। तो यहाँ पे अपन अगर ध्यान से देखेंगे तो 5/7 और 7/5 और 7/2 ये तो वैसे कैंसिल है। सबसे अंश छोटा सबसे कौन सा अंश सबसे छोटा है ये इसने लिखने में यह लिखना था इसको कौन सा बिंदु सबसे छोटा है। यहाँ पे ये लिखना था इसको कौन सा बिंदु सबसे छोटा है, लेकिन एरर है ये। ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ तो 5 का इसमें भाग दूंगा तो 1 से ज़्यादा जा रहा है, इसमें भी 1 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। देखते ही मतलब आपको देखते ही तुरंत अब आपने तुलना तो इनमें करनी है, तो इनमें तुलना करने के लिए इसको मैं यहाँ से गुणा कर दूंगा और इसको यहाँ से गुणा कर दूंगा। तो 5 को 7 से गुणा करूँगा जो बड़ा होगा ये 5 को 2 से, तो 5 को 2 से गुणा करूँगा वो छोटा होगा और 5 से 7 को गुणा करूँगा वो बड़ा होगा। तो ये बात करें यहाँ पे छोटे की, तो जैसे मैंने इसको 5 से 2 को गुणा करूँगा 10 प्राप्त होगा, यहाँ पे 10/7 और यहाँ पे 35/2। तो मेरे को जो राशि प्राप्त हो रही है 5/2 सबसे बड़ी और 5/7 सबसे छोटी। तो यहाँ पे याद करें हमारा 5/7, तो ये इसका आंसर क्या होगा 5/7। तो देखिए दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जितने भी स्टूडेंटों ने वीडियो देखा है साथी लोगों ने, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब अगर आप जीडीसी की तैयारी करते हो, किसकी, आप अगर जीडीसी की तैयारी करते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी वाले भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे और पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर आपको जीडीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं वहाँ पर आपकी जो बेसिक मैथ है, एडवांस मैथ है, सभी तरीके के क्लासें आती हैं डेली रात्रि 8 बजे। और इसके अलावा अभी आपको मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि और भी ज़्यादा देने के लिए, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इसी के लिए मैंने आज ये नया इनोवेटिव किया है कि आपको पेपरों में सोल्व करवाऊँ डायरेक्ट थ्रू, ताकि इसमें कम टाइम लगे और ज़्यादा इनपुट अपने को प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है आपके दोस्तों को साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना परिवार को बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।